हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हम इन जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे और यहाँ पे हम जो आपका चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, इस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज of a needle at a distance of 50 centimeter from it। यानी क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। किसका बनाता है? निडल्स का, यानी कि सुई का। और कहाँ पे बनाता है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इधर पे दर्पण के आगे, ठीक है, या दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ये क्या करता है? प्रतिबिंब बनाता है। Where is the needle placed in front of convex lens if the image is equal to the size of the object? यहाँ पे आपसे कहा है कि आपको निडल को, सुई को जो है लेंस के आगे कहाँ पर रखना होगा ताकि जो आपका प्रतिबिंब है वो उतने ही आकार का हो जितने आकार आपकी सुई का है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। लेंस की पावर आपको निकालनी है, लेंस की शक्ति निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया। एक उत्तल लेंस सुई से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो तो उत्तल लेंस के सामने सुई कहाँ पर रखी जाती है, साथ ही लेंस की क्षमता भी ज्ञात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको वस्तु की पोजीशन यानी स्थिति दी गई है। आपसे ये पूछा गया है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे सबसे पहले नोट कर लेंगे। क्या कहा गया है, आपको सुई की दूरी बताई गई, ठीक है, सुई की दूरी, ठीक है, सुई के प्रतिबिंब की दूरी, यानी आपको v का मान दिया गया है, v का मान दिया गया है, और v का मान जो है वो है आपका 50 सेंटीमीटर। v यानी क्या है, ये वस्तु का प्रतिबिंब, v कितना है? 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज कही है, क्या कहा है कि जो वस्तु का आकार है और जो प्रतिबिंब का आकार है दोनों सेम है, ठीक है, यानी आपका जो h डैश है वो बराबर है h के। ये यहाँ पे कहा गया, h डैश किसके बराबर है? h के बराबर है, ठीक है। v की वैल्यू बताई गई है, कितनी है? 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, h डैश h के बराबर है, और साथ ही साथ क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि जो आपका जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार का, यानी यहाँ पे एक कंडीशन आपने पढ़ी है कि कब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जब हम वस्तु को उतनी ही दूरी पे रखते हैं, या जो प्रतिबिंब है वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो आप लिखेंगे u का मान, यानी वस्तु की लेंस से दूरी, वस्तु की लेंस से दूरी कितनी है यहाँ पे? ठीक है, वस्तु की लेंस से दूरी यानी u की वैल्यू जो है यहाँ पे वो हो जाएगी आपकी नेगेटिव में 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है पावर, लेंस की पावर यानी लेंस की क्षमता, ठीक है। तो आप सबसे पहले पावर निकालने के लिए आपको फोकल लेंथ चाहिए, तो आप जो है लेंस फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकालेंगे। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u।
1/b, यानी आपका 50 माइनस 1/50, ठीक है। 1/50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/50, तो 50 एलसीएम है, तो 1 + 1, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 2/50, या f इक्वल्स टू 50/2, या f इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर में है, आपको मीटर में परिवर्तित करना है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब हम पावर के फॉर्मूले की बात करते हैं तो पावर बराबर होता है 1/f, f वो भी मीटर में, तो इसे आप मीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा f इक्वल्स टू 0.25 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पावर, पावर ऑफ द लेंस, यानी लेंस की क्षमता। P इक्वल्स टू 1/f, किसमें, इन मीटर, ठीक है। 1/f कितना है, 0.25, यानी 100/25, यानी +4 डायोप्टर। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस +4 डायोप्टर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आएगा, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, यानी यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 2 मीटर फोकल लंबाई के कॉन्केव लेंस की, यानी जो अवतल लेंस है उसकी आपको पावर निकालनी, ठीक है। अब आप अगर हम बात करें, हमारे पास जो लेंस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका उत्तल और एक होता है आपका अवतल, ठीक है। ये अवतल लेंस है, कॉन्केव लेंस अवतल लेंस है। अब अवतल लेंस है तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो अवतल लेंस होता है इसकी फोकल दूरी जो है वो आपकी जो है नेगेटिव में होती है, इसकी नेगेटिव में होती है और इसकी आपकी पॉजिटिव में होती है। ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव में है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो है फोकल लेंथ या फोकल लंबाई जो है वो कितनी है, आपकी नेगेटिव में है, तो आप लिखेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है आपकी, -2 मीटर, नेगेटिव में होगा आपका, क्योंकि क्या है, ये आपका अवतल लेंस है और अवतल लेंस का जो एफ होता है वो नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पे आपकी लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस -2 मीटर, तो आप लिखेंगे लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस P 1/f किसमें, मीटर में, 1/-2 -5.5, ठीक है। 0.5 पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा 25 जेट, ठीक है, -0.5 डायोप्टर, तो आप लिखेंगे लेंस की क्षमता +0.5 डायोप्टर है,
सॉरी -0.5 डायोप्टर है। पावर ऑफ लेंस -0.5, ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। निम्न में से कौन सा ऐसा मटीरियल है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग जो है लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। अब अगर आप लेंस की बात करें तो लेंस आपका कैसे पदार्थ का बना होना चाहिए, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तभी उससे प्रकाश जो है ट्रेवल कर पाएगा, उससे गमन कर पाएगा। अगर ओपेक होगा, अपारदर्शी होगा, तो प्रकाश उससे जा नहीं पाएगा या उसमें से ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो पहली क्वालिटी ये है कि जो आपका पदार्थ होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है, पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी होगा तभी उससे प्रकाश की किरणें जा पाए। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पहला है वाटर यानी पानी, दूसरा है ग्लास, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है क्ले। तो कहा है कि इनमें से किसका उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते। पानी की बात करें, पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट पदार्थ है, इसका घनत्व वायु से अधिक होता है, यानी इससे आपका प्रकाश की किरण गमन कर सकती है, चल सकती है। नेक्स्ट है ग्लास। ग्लास की अगर हम बात करें, कांच की अगर हम बात करें, तो कांच का भी जो आपका अपवर्तनांक होता है वो वायु से अधिक होता है। साथ ही साथ ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, यानी इससे भी प्रकाश की किरणें जा सकती हैं या ट्रेवल कर सकती हैं। तो यानी इसका भी हम क्या बना सकते हैं, लेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक आपके अलग अलग प्रकार की होती है, कुछ ओपेक होती है, अपारदर्शी होती है, कुछ पारदर्शी होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक जो अपारदर्शी है उसका तो हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन पारदर्शी प्लास्टिक का उपयोग हम कांच की तरह लेंस बनाने में कर सकते हैं। तो यानी इस प्लास्टिक का उपयोग भी हम लेंस बनाने में कर सकते हैं। यानी ए बी सी जो पॉइंट है इन तीनों का हम उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्ले यानी मिट्टी की। तो अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कैसा होता है आपका, अपारदर्शी। मिट्टी कैसा होता है, अपारदर्शी यानी ओपेक। और जो वस्तु आपकी अपारदर्शी होती है उससे प्रकाश की किरण जो है गमन नहीं कर पाती, यानी उससे ट्रैवल नहीं कर पाती। यानी अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का उपयोग हम जो है लेंस बनाने में नहीं कर सकते। और यहाँ पे पूछा भी यही गया है कि क्या कौन सी ऐसी सामग्री है या पदार्थ है जिसका उपयोग हम जो है लेंस बनाने में नहीं कर सकते। तो वो कौन सा पदार्थ है आपका, क्ले यानी मिट्टी। तो मिट्टी का उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका यहाँ पे आंसर होगा, आपसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुने, यानी आपको सही विकल्प यहाँ पे चुनना है। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, इसके अनुसार आपको जो सही विकल्प है उसे चुनना है। तो आपका स्टेटमेंट है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। धारा प्रवाहित करने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। यानी क्या कहा गया है कि एक आपकी सोलोनॉइड है यानी परिनालिका है, ठीक है, परिनालिका है। इस परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो कैसी होती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, पहला है जीरो यानी शून्य होती है, बी है डिक्रीज इज
as we move towards the end, यानी जैसे जैसे हम अंत की ओर या छोर की ओर जाते हैं, एंड्स की ओर जाते हैं, वैसे वैसे ये कम होता जाता है। इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड, यानी बढ़ता रहता है जैसे जैसे हम इसके अंत की ओर या इसके छोर की ओर या इसके एंड पॉइंट की ओर जाते हैं। इज द सेम एट ऑल पॉइंट, हर जगह एक जैसा रहता है। ए शून्य है, बी जैसे जैसे हम इसके अंत की ओर जाते हैं घटती जाती है, सी जैसे जैसे हम इसके अंत की ओर बढ़ते जाते हैं बढ़ता जाता है, डी सभी बिंदुओं पर समान है। इसमें अगर हम समझें तो ये आपकी जो है परिनालिका या सोलेनॉइड है। तो पहले कहा है कि जैसे जैसे हम एंड पे जाते हैं तो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम एंड में जाते हैं तो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। एक ही बोला है कि यहाँ पे क्या होता है, 0 हो जाता है, और एक कहा है कि सेम रहता है। अब जब हम बात करते हैं सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड में जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने इस तरीके से देखी होंगी। और जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि सोलेनॉइड का जो बाहर का हिस्सा है, कि जो बाहर का हिस्सा है वहां पे आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलग अलग है। लेकिन जब हम सोलेनॉइड के भीतर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट में सेम होती है। कैसी होती है, सेम होती है, यानी एक समान होती है, ठीक है। इस सोलेनॉइड के भीतर सेम होती है, एक समान होती है, कहाँ पे, सोलेनॉइड के भीतर। यानी हम ये कह सकते हैं कि परिनालिका के भीतर हर बिंदु पर जो है आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो एक जैसा होता है। तो यहाँ पे डी आपका आंसर आएगा, इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स, सभी बिंदुओं में एक समान, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, which of the following properties of a proton can change while it moves freely in a magnetic field, यानी आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रोटॉन का गुण बदलता है जब उसे हम मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो है डालते हैं। देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, यहाँ पे एक से ज्यादा आपके सही आंसर हो सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने पर प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण बदल जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, पहला है ए मास, बी है स्पीड, सी है, पहला है मास यानी द्रव्यमान, दूसरा है स्पीड, तीसरा है वेग, और चौथा है आपका संवेग यानी मूवमेंट। अब जब भी कोई प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज जो आपका पार्टिकल है, कण है, धनात्मक आवेशित कण जो है, जब वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो हमने क्या पढ़ा है कि उसका वेग और संवेग यानी वेलोसिटी और मोमेंटम में बदलाव आता है। यानी आपका जो आंसर होगा वो सी और डी होगा, ठीक है। आपसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल, किसी कुंडली में धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। यानी कोई भी कुंडली है उसमें किस तरीके से जो करंट है उसे इंड्यूस किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं कि जब भी हमारे पास कोई कुंडली होती है, ठीक है, उस कुंडली में हम करंट को इंड्यूस कैसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम उसमें करंट इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये कुंडली है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्विच से जुड़ा है, ठीक है। ये मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं। अब जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को इस कुंडली के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। कैसे,
आप ये जानते हैं कि जो ये पोल्स होते हैं यानी ध्रुव होते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे अधिक होती है और उससे अगर आप थोड़ा सा दूर जाओ तो वहां पे कम होती है। अब हम जब इसे इस तरीके से इसके पास लेके आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते हैं। इस चेंज के कारण क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं तो हमें यहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, यानी इसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है और किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार का जो मैग्नेट है उसके माध्यम से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉइल में करंट इंड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक और बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो आपका करंट कैरिंग कॉइल होता है, यानी ऐसी कुंडली जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, वो एक किसकी तरह व्यवहार करती है, एक मैग्नेट की तरह। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक बैटरी है और इससे क्या हो रहा है, करंट पास हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। और आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर से अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, करंट यहाँ से फ्लो हुआ और क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। अब जब आप इस कुंडली को आगे या पीछे लेके जाते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है, यानी क्या हो रहा है, इस कुंडली में जो है करंट इंड्यूस हो रहा है, धारा यहाँ पे प्रेरित हो रही है। अब अगर आप मान लीजिए यहाँ पे इसको स्विच को ऑफ करते हैं, उस समय भी आपको डिफ्लेक्शन दिखता है, यानी क्या हो रहा है, जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, जिस कारण यहाँ पे आपको करंट इंड्यूस होती हुई दिखाई देती है या प्रेरित होती हुई दिखाई देती है। तो आपका जो करंट जो है, धारा जो है, वो प्रेरित कब होती है, वो प्रेरित तब होती है जब मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आते हैं। ये डायरेक्ट एक सिंपल चुंबक के कारण या फिर किसी कॉइल के कारण भी हो सकता है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। निम्न अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से किसी कुंडली में धारा प्रेरित की जाती है। If the coil is moved rapidly between two poles of horseshoe magnet, electric current is induced in the coil. क्या कहा है कि जब हम मैग्नेट के बीच में जो है आपका कॉइल को मूव कराते हैं तो क्या होता है, उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। When a magnet is moved relative to the coil, an electric current is induced. क्या कहा है, और जब हम मैग्नेट को, चुंबक को कॉइल के रिलेटिव, उसके सापेक्ष घुमाते हैं या मूव करते हैं, गति करवाते हैं, तो क्या होता है, कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। इसी कुंडली में धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीके निम्नलिखित हैं। यदि कुंडली के को घोड़े के नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में तेजी से घुमाया जाए तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। जब चुंबक को कुंडली के सापेक्ष घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया है, आपसे नोट करेंगे। नेक्स्ट है विच सोर्स प्रोड्यूसेस ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन से स्रोत प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करते हैं, यानी बेसिकली यहाँ पे आपको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के जो है बताने हैं, प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत बताने हैं। तो जितने भी आपके पावर प्लांट्स है, चाहे आपका जल विद्युत संयंत्र हो, जल विद्युत संयंत्र हो या ताप विद्युत थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र, या आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है, चाहे आपका जो है टाइडल एनर्जी के जो पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, पवन ऊर्जा के जो पावर प्लांट होते हैं, और जो आपके एसी जनरेटर होते हैं, ये सब किससे जुड़े होते हैं, एसी जनरेटर से। और एसी जनरेटर के कारण ही क्या होता है, आपकी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। तो ये आपके कुछ स्रोत हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट का
उत्पन्न कराने के लिए उसको प्रोड्यूस करना। अब आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। पावर प्लांट्स एंड एसी जनरेटर्स are some of the sources that produces alternating current. पावर प्लांट और एसी जनरेटर कुछ ऐसे स्रोत हैं जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में आते हैं। पावर प्लांट और एसी जनरेटर का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प छांटिए। A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of induced current changes 1 in each. तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। प्रेरित धारा की दिशा प्रत्येक में एक बार बदलती है। अब क्या कहा गया है? मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल यानी जो आपके आयताकार कुंडली है उसे वहां पे घुमाया जाता है और एक बार क्या होती है, धारा यहाँ पे जो है परिवर्तित होती है, यानी उसकी दिशा में बदलाव आते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 2 रेवोल्यूशन में यानी 2 रेवोल्यूशन में, 1 रेवोल्यूशन में, हाफ में या 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका चेंज आता है वो कितना आता है? हाफ रेवोल्यूशन में। और आपने ये एसी में पढ़ा है, एसी में हम यही पढ़ते हैं। क्या होता है कि आप चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, कुंडली में घुमाते हैं और आधे रोटेशन के बाद धारा की दिशा आपकी बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। When an object is kept within the focus of a concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror. This image is, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखा जाता है तो दर्पण के पीछे एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब है, ये आपसे पूछा गया है। क्या कहा गया है? कॉन्केव मिरर है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, यहाँ पे हम वस्तु रखते हैं और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो पीछे बनता है। यहाँ पे दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है। अब आपसे पूछा है कि ये प्रतिबिंब कैसा है। पहला है रियल यानी वास्तविक, दूसरा है इन्वर्टेड यानी उल्टा, तीसरा है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड आभासी और उल्टा, चौथा है वर्चुअल एंड इरेक्ट आभासी और सीधा। अब हमने 2 प्रकार के प्रतिबिंब पढ़े थे, रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। अब क्या होता है बेसिकली कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा हमें दर्पण पे प्राप्त होती है और ये हमने देखा है कि मिरर के केस में, स्पेशली कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण के केस में ये प्रतिबिंब बनता है जो कि उल्टा भी होता है। तो ये प्रतिबिंब हमारा बेसिकली कहाँ पे बनता है? पर्दे के ऊपर, पर्दा है इसके ऊपर बनेगा यानी दर्पण के आगे। वर्चुअल इमेज की बात करें तो यह हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, दर्पण के भीतर या दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। तो यानी ये कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट यानी आभासी, हमेशा सीधा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। When an object is placed between the principal focus and pole of the concave mirror, an enlarged virtual and erect images form behind the mirror. क्या कहा गया है? जब भी वस्तु को जो है फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, किसी कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण के फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है जो कि दर्पण के पीछे बनता है। तो यानी आपका आंसर क्या है? यहाँ पे डी आपका आंसर। ठीक है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो दर्पण के पीछे एक बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब
बनता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर एंड व्हाई? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का आवर्धन क्या होता है और क्यों? यानी बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछा है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। जब भी हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, सिंपल फॉर्मूला में हमने क्या देखा है कि मैग्निफिकेशन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात। यानी इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना बड़ा बन रहा है। अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर के केस में ये हमेशा 1 होता है, क्योंकि प्लेन मिरर में एच डैश और एच दोनों बराबर होते हैं। प्लेन मिरर के केस में ये 1 होता है। बाकी आपके कॉन्केव और कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं उनके केस में अगर हम बात करें, तो कॉन्केव मिरर में आपके पास बड़ी इमेज बनती है, यानी 1 से बड़ा होता है, और कॉन्वेक्स में आपकी छोटी इमेज बनती है, तो यानी 1 से छोटा। अब हम आंसर की बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज यूनिटी। यानी अगर हम किसी समतल दर्पण की बात करें, यहाँ पे हमसे समतल दर्पण की बात की गई है, तो समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है। क्यों होता है? बिकॉज फॉर प्लेन मिरर साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इज इक्वल्स टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि समतल दर्पण के लिए जो आपका इमेज है, प्रतिबिंब है, उसकी ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का आवर्धन 1 होता है, क्योंकि समतल दर्पणों के लिए बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट है, इसमें जो आपका भौतिकी है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।